ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हुए हम जनित्र की क्लास को एक बार ले चुके हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज हम पुनः उसी चैप्टर से, उसी अध्याय से हम आपको मुख्य बिंदुओं को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस अध्याय का निचोड़ हम लोग आज देखेंगे या रिवीजन हम लोग आज करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जनित्र। टॉपिक हमारा जो है ये जनित्र है। हमको जनित्र के बारे में ही पढ़ना है। हम जनित्र के विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा एरो बनाना पड़ेगा। जनित्र के विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस बिंदु पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा। सबसे पहले बच्चों हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा बिंदु रहेगा हमारा, परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे जनित्र के भाग। जैसा कि हमने आपको बताया कि रिवीजन के तौर पर हम इस क्लास को ले रहे हैं आज, तो बहुत विस्तार में हर एक चीज़ों को ना बताते हुए हमें एक क्लास में आपके इस पूरे चैप्टर को समाप्त करना है। तो यहाँ पर भाग तो बहुत सारे हैं, आपको बताया गया है। उनमें से जो मुख्य भाग हैं, मुख्य जो पार्ट हैं, हम उन्हीं पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा, इसके बाद जनित्र के बाद हमको पढ़ना है, भाग के बाद हमें पढ़ना है कार्यप्रणाली। जनित्र की कार्यप्रणाली पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कार्यप्रणाली का, कि किस प्रकार से जनित्र के द्वारा विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, किन किन प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है, तो हमें विद्युत वाहक बल की प्राप्ति होती है, और वह विद्युत वाहक बल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें इस बिंदु के अंतर्गत समाहित हैं। हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कार्यप्रणाली के बाद हमको पढ़ना है वर्गीकरण। वर्गीकरण जनित्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, उन सभी भागों का विस्तार रूप से वर्णन तो ना करते हुए हम संक्षिप्त रूप से आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वर्गीकरण बहुत लंबा टॉपिक है, ज़्यादा समय लेगा। इसलिए हम कम समय में ही इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं इस टॉपिक के, वो जरूर आपके सामने रखा जाए, आपको बताया जाए। वर्गीकरण के बाद अगला बिंदु जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा विद्युत वाहक बल का समीकरण। विद्युत वाहक बल का समीकरण। और अंत में हमको पढ़ना है क्षतियाँ। ये इतने पॉइंट हैं जिन पर हमें आज चर्चा करनी है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है।
रिवीजन के तौर पर आपकी ये क्लास ली आ रही है, जिससे जो कुछ चीज़ें आपकी छूटी हुई हों या जो कुछ चीज़ें आप भूल रहे हों उनको एक बार पुनः आप यहाँ से देखकर जान सकें और समझ सकें। चलिए पहले अब इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर लेते हैं, परिभाषा हो जाएगी, जनित्र के भाग हो जाएंगे। भाग में हम आपको ये नहीं बता सकते कि कितने भाग हैं, बहुत अधिक है, काउंटिंग करना थोड़ा सा असहज होगा, क्योंकि कुछ एक दो पार्ट बीच में छूट सकते हैं। तो जब आपको बताया जाएगा तो उस समय क्रम वाइज एक एक पार्ट आपको मिलते रहेंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कितने पार्ट रहेंगे। कार्यप्रणाली की बात की जाए तो कार्यप्रणाली में हम देखेंगे कि जनित्र जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिस क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो उन क्रियाओं में कोई ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, बाहर मशीन के बाहर प्राप्त होता है, और जो विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है वह किस प्रकार का प्राप्त होता है, इस आधार पर हम कार्यप्रणाली को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। कार्यप्रणाली को दो भाग में, एक हो जाएगा स्लिप रिंग विधि, स्लिप रिंग्स के द्वारा, और दूसरा हो जाएगा स्प्लिट रिंग्स के द्वारा। दूसरा स्प्लिट रिंग्स के द्वारा। अब यहीं पर थोड़ा सा बताते चलते हैं, जिस जनित्र में स्लिप रिंग का उपयोग होता है वहाँ से हमें एसी प्रकार की विद्युत वाहक बल मिलती है या एसी प्रकार की विद्युत धारा मिलती है, और जहाँ पर स्प्लिट रिंग्स होता है वहाँ पर हमको डीसी प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ये इसका विस्तार आगे करेंगे जब आपका ये टॉपिक आएगा, ये पॉइंट आएगा। चलिए वर्गीकरण को देख लेते हैं। वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है जनित्र का। नंबर एक, प्राइम मूवर के आधार पर। नंबर एक प्राइम मूवर के आधार पर, और दूसरा जो पॉइंट है ये हो जाता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया बच्चों। एक तो प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब यदि प्राइम मूवर के आधार पर उत्तेजना प्रणाली के आधार पर देखें तो यहाँ पर भी इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्राइम मूवर के आधार पर यदि देखा जाए तो तीन प्रकार के प्राइम मूवर हमारे पास मुख्यतः होते हैं। बाकी विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्राइम मूवर तो कई प्रकार से लेते हैं, ठीक है, प्राइम मूवर कई प्रकार के रखे जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः है तीन, उनकी बात कर लेते हैं। एक हो जाता है आपका जल टरबाइन, दूसरा भाप टरबाइन, और तीसरा जो है ये वैकल्पिक रूप से आप सभी लोग जानते हैं, डीजल इंजन के द्वारा, जिसको आप सभी लोग लगभग देखे भी होंगे डीजल इंजन। अब उत्तेजना प्रणाली के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर पहला तो हो जाएगा स्व उत्तेजित, और दूसरा जो होगा बच्चों ये रहेगा आपका पृथक उत्तेजित।
चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। स्व उत्तेजित एक ही होता है, इसका वर्गीकरण और नहीं किया गया है। अब जब पृथक उत्तेजित की बात करेंगे तो पृथक उत्तेजित जनित्र जो होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इसका भी वर्गीकरण कर लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथक उत्तेजित जनित्र जो है पृथक उत्तेजित नंबर 1 ये आ जाता है आपका सीरीज जनित्र। नंबर 2 संट जनित्र। नंबर 3 कंपाउंड जनित्र। नंबर 3 कंपाउंड जनित्र। अब फिर अभी वर्गीकरण चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे थे? जनित्र का वर्गीकरण, जिसमें प्राइम मूवर के आधार पर मिला, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर मिला। प्राइम मूवर के आधार पर हमने 3 वर्ग में रखा इसे, जल टरबाइन, भाप टरबाइन और डीजल इंजन। आगे बढ़े, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हमको फिर पुनः 2 प्रकार के जनित्र मिल गए। एक मिला हमें स्व उत्तेजित, दूसरा पृथक उत्तेजित। अब पृथक उत्तेजित में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको 3 प्रकार के जनित्र मिल रहे हैं। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 संट और नंबर 3 कंपाउंड। एक तरह से ये बोला जाए तो पृथक उत्तेजित में ये संयोजन के आधार पर वर्गीकरण कहलाएगा कि हमारी मशीन के अंदर जो पार्ट हैं या जो बाइंडिंगें लगी हुई हैं, जो कॉइलें स्थापित की गई हैं, जो कुंडलियां स्थापित की गई हैं, उन कुंडलियों का संयोजन जब हम करेंगे तो संयोजन के प्रकार को देखते हुए हम उनका नाम निर्धारित करेंगे, सीरीज, संट और कंपाउंड। कंपाउंड जनित्र की बात करें तो कंपाउंड जनित्र हमको पुनः 2 वर्गों में मिलता है। एक होता है लॉन्ग संट और दूसरा होता है शॉर्ट संट। दूसरा होता है शॉर्ट संट। इसी को लॉन्ग संट और शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र को 2 तरह से वर्गीकृत किया गया, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग संट और शॉर्ट संट को भी हम अगर चाहें तो 2 तरह से बना सकते हैं, 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड, या डिफरेंशियल के आधार पर हम लॉन्ग संट भी कर सकते हैं, शॉर्ट संट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग संट कंपाउंड, डिफरेंशियल शॉर्ट संट कंपाउंड। और दूसरा जो होता है वो होता है कम्युलेटिव। दूसरा जो होता है वो होता है कम्युलेटिव। यहाँ पर भी वही कंडीशन हम बना सकते हैं कि कम्युलेटिव लॉन्ग संट कंपाउंड, कम्युलेटिव शॉर्ट संट कंपाउंड। अब आगे बढ़ेंगे तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र जो है ये हमें 3 प्रकार का मिलता है। नंबर 1 ओवर कंपाउंड, ओवर। दूसरा लेवल और तीसरा जो होता है ये होता है अंडर कंपाउंड। तीसरा अंडर कंपाउंड। ये तो हो गया एक तरह से अगर देखा जाए तो वर्गीकरण का टॉपिक जो है बहुत लंबा है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आगे इसके बाद हम विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत वाहक बल के समीकरण को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को और पढ़ेंगे, यहाँ पर तो नहीं लिखे हैं। जैसे एक जनित्र को विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए उसकी मौलिक आवश्यकता क्या होती है। जब तक हम मौलिक आवश्यकता के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम विद्युत वाहक बल के समीकरण का वर्गीकरण नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी पढ़ेंगे इसे विद्युत वाहक बल के समीकरण के साथ में। आगे क्षतियाँ। अब यदि हानियों को हम देखते हैं तो हानियाँ भी हमारे पास तीन प्रकार की पाई जाती हैं।
इनको भी लिख लेते हैं। एक तो होती है ताम्र क्षति, ताम्र क्षति, दूसरी लौह क्षति और तीसरी होती है यांत्रिक क्षति। मुख्यतः दो क्षतियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है हमको, पहला ताम्र क्षति और दूसरा लौह क्षति। यांत्रिक क्षति भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन यांत्रिक क्षतियों का मान अगर ये एक तरह से कहा जाए तो निर्धारित होता है, बहुत कम भी होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वर्गीकरण नहीं है। लेकिन ताम्र क्षति और लौह क्षति इन दोनों पर हमें विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे तो लौह क्षति हमको फिर दो प्रकार की प्राप्त होती है। लौह क्षति दो प्रकार की, एक होती है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस क्षति, और दूसरी होती है एडी करंट क्षति। दूसरी एडी करंट क्षति। ये अगर आप लोग चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ पर बना के मैं दिया हूँ ये आपको आपकी पुस्तक में या अन्य किसी स्थान पर इस तरह से आपको मिलना बहुत मुश्किल है। मिल भी सकता है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हमें प्रारंभ करना था। अभी तक तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत, जो हमारा टॉपिक है जनित्र, इसके अंतर्गत हमको आज पढ़ना क्या क्या था, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो एक प्रकार से ये समरी बन गई कि हमें इन चीज़ों को ही देखना है, इन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना है। तो हम इसे अब हटाना चाहेंगे। पढ़ना क्या है, हम उस पर ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे परिभाषा। सबसे पहले हमको परिभाषा पढ़नी है। देखिए, परिभाषा के साथ साथ परिचय भी हम आपको दे देते हैं कि आज के समय में जहाँ तक मानना है कि विद्युत जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो गई है। बिना विद्युत के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले ऐसे बहुत सारे उपकरण और बहुत सारी सामग्रियां हैं जो कार्यहीन हैं। इसलिए उपयोगी तो बहुत है, लेकिन उपयोग के साथ में जो उपयोगी है उसके साथ में ये हमारे लिए हानिकारक भी होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। तो परिभाषा की तरफ हम अगर ध्यान दें, क्योंकि जनित्र है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इससे, तो परिभाषा की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमको क्या मिलता है कि एक बहुत कम शब्दों में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक प्रकार की या वैद्युतिक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है।
देखिए ये एक तो परिभाषा आपकी बनती है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है। कौन सी? जनित्र। यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का आरोपण कहाँ किया जाता है? जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा कहाँ दी जाती है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हम जनित्र के रोटर को घुमाते हैं, घूमने वाले भाग को घुमाने का प्रयास करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। तो ये नहीं हो सकता कि हम यांत्रिक ऊर्जा को रोटर पर आरोपित करते हैं रोटर पर नहीं, हम यांत्रिक ऊर्जा को रोटर जिस शाफ्ट पर स्थापित होता है या घूमने वाला भाग जिस आधार पर स्थापित होता है उस पर यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित करते हैं। अर्थात एक तरह से अगर हम कहना चाहें तो यांत्रिक ऊर्जा का आरोपण शाफ्ट पर किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का आरोपण शाफ्ट पर किया जाता है। शाफ्ट क्या है, कहाँ होता है? ये जनित्र के भाग, एक बिंदु आपका है, हमने आपको बताया है कि पढ़ाया जाएगा। जनित्र के भाग में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि ये होता कहाँ है, इसका कार्य क्या है, ये किस लिए बनाया गया है और इस पर क्या क्या स्थापित किया जाता है। सारी चीज़ें आपको भाग में, जब भाग पढ़ाया जाएगा तो मिलेगी। एक बार फिर से परिभाषा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन होती है। यहीं पर दो चीज़ें आ जाती हैं। देखिए जनित्र तो है ही, कहीं कहीं डायनमो भी बोला जाता है, कहीं कहीं डायनमो भी बोला जाता है, और डायनमो के साथ साथ अल्टरनेटर, डायनमो के साथ साथ अल्टरनेटर भी कहते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जनित्र की परिभाषा तो हम समझ गए, जनित्र क्या है ये समझ गए कि वैद्युतिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मशीन है, वैद्युतिक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली मशीन है। कैसे उत्पन्न करती है ये बता दिया गया आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं डायनमो मिलता है, तो डायनमो क्या है ये समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए इसी जनित्र को दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं एसी जनित्र और दूसरे को कह सकते हैं डीसी जनित्र। एसी जनित्र, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। एसी प्रकार की ऊर्जा में बदलने वाली मशीन, एसी प्रकार की ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को हम एसी जनित्र कह सकते हैं। एसी जनित्र कहते हैं। इसी एसी जनित्र को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। एसी जनित्र को ही अल्टरनेटर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तथा डीसी प्रकार की डीसी प्रकार की ऊर्जा में बदलने वाली मशीन जो होती है वो क्या कहलाती है, या उसे हम कह सकते हैं डीसी जनित्र। उसे डीसी जनित्र
कहते हैं। थोड़ा सा और यहीं पर समझेंगे। एसी जनित्र को अल्टरनेटर कहा जाता है और डीसी जनित्र, देखिए यहाँ समझना पड़ेगा कि यदि आकृति बड़ी है, यदि आकार बड़ा है तो डीसी जनित्र कहलाएगा, यदि छोटा आकार है तो यही जो है डायनमो कहलाने लगता है। यदि आकार छोटा हो गया तो डायनमो कहलाने लगता है। आप देखे होंगे डायनमो गाड़ियों में लगा होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। जो गाड़ियाँ होती हैं जिससे हम ट्रैवल करने का कार्य करते हैं, उनमें बैटरी लगी होती है, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए डायनमो लगा होता है। तो डायनमो आपके जनित्र से छोटा होता है। ये तो रही परिभाषा। अब एक चीज़ हम आपको यही बताते चलें, यही एक जनित्र, यही जो आपने जनित्र पढ़ा, इसी को हमने एसी जनित्र में भी बदल दिया और इसी को हमने डीसी जनित्र में भी बदल दिया। कैसे बदल दिया ये एक बार फिर से बता दें आपको कि यहाँ पर दिया गया है कार्यप्रणाली। जब आप कार्यप्रणाली पढ़ेंगे तो हमने आपको बताया था स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, इन्हीं दोनों के प्रयोग से या इन्हीं दोनों का उपयोग करके इनसे हम एसी और डीसी प्राप्त करते हैं। तो किससे एसी प्राप्त करेंगे और किससे डीसी प्राप्त करेंगे, इसी आधार पर हम एसी जनित्र और डीसी जनित्र का वर्गीकरण करते हैं। परिभाषा में अगर कोई समस्या हो तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, या आपको आपकी पुस्तक में जैसी परिभाषा दी गई है उस तरह से समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है। यदि वही मशीन एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को तो वह एसी जनित्र, यदि यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो वह डीसी जनित्र या डायनमो कहलाती है। ये आपकी परिभाषा है। आगे बढ़ेंगे। परिभाषा के बाद यहीं पर थोड़ा सा एक टॉपिक और हम बढ़ाएंगे आपके लिए परिभाषा के बाद, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने की बात हुई तो यहाँ पर ये देखते चलें कि सिद्धांत, जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। आप लोगों ने नाम सुना होगा फैराडे। फैराडे नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े भी हैं, जनित्र में पढ़ाया भी गया है आपको जनित्र के चैप्टर में। इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। इनका पूरा नाम माइकल फैराडे है। इन्होंने एक नियम बनाया जिसे फैराडे का नियम कहा जाता है। फैराडे के विद्युत प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्रेरण नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यदि आपसे पूछा जाए कि जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप ये बेझिझक कह सकते हैं कि जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है, अगर उसी व्यक्ति ने पुनः पूछ लिया कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है तो आपको उसे बताना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रेरण दिया गया है, जो इंडक्शन, प्रेरण को इंग्लिश में इंडक्शन बोलते हैं, ये प्रेरण का नियम क्या है, ये चीज़ एक बार समझ लें कि वैसे बहुत विस्तार में नहीं है, बताते चलें। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फैराडे ने बताया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गति करवाया जाए कि
उसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन हो या चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो। तो उस परिवर्तन या चुंबकीय बल रेखा के छेदन के फलस्वरूप चालक में एक बल उत्पन्न होता है, एक बल प्रेरित होता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। प्रेरण के नियम से उत्पन्न होता है, इसीलिए उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। और यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वह प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। सिद्धांत एक बार फिर से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। प्रेरण का नियम, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को इस प्रकार गति करवाया जाए कि उसके द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन हो, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में एक बल वह चालक एक बल का अनुभव करता है या उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो कहलाता है विद्युत वाहक बल। और यही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है या जिस कारण ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं प्रेरण का सिद्धांत या प्रेरण का नियम। तो प्रेरण के नियम से यदि चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रवाहित होने वाली धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जनित्र के भाग। मैंने आपको बताया था बहुत लंबा है, 2 पॉइंट आपके इस चैप्टर में बहुत बड़े हैं। एक तो जनित्र का भाग और दूसरा जनित्र का वर्गीकरण। भाग पर चलते हैं। भाग में सबसे पहले नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे बॉडी, या इसी को बोला जाता है योक। बॉडी या योक। देखिए, कोई भी मशीन हो उसे एक कवर से ढका जाता है, क्योंकि कई सारे पार्ट होते हैं उस मशीन में, और यदि उसे बंद नहीं किया जाएगा एक कवर से तो बहुत सारी कमियां उत्पन्न होंगी। बाहरी वातावरण की धूल मिट्टी जाकर जमा होगी, या खुले पार्ट के खुले रहने से बाहरी कोई भी ऐसी वस्तु, क्योंकि इस मशीन में घूमने वाले भाग अधिक हैं तो कुछ भी आकर उसमें फंस सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हम एक कवर करते हैं मशीन को, जो कहलाता है बॉडी। अब बॉडी जो बनाई जाती है वो 2 पदार्थ की होती है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो बॉडी होती है वो 2 पदार्थ की बनाई जाती है। 2 पदार्थ की इसलिए बनाई जाती है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली मशीन डीसी जनित्र कहलाती है, लेकिन उस जनित्र से छोटे आकार का जो जनित्र होगा या उससे छोटे आकार, मतलब एक हिसाब से अगर ये कहा जाए कि बहुत छोटा आकार होता है, वह डायनमो कहलाता है। तो 2 प्रकार की मशीनें मिली, एक बड़ी मशीन और एक छोटी मशीन। तो बड़ी मशीन की बात करें, बड़ी मशीन और छोटी मशीन। दो प्रकार की मशीनें हो गई। अब जो 2 प्रकार की मशीनें हैं तो इनको बनाने के लिए, इनके बॉडी को बनाने के लिए या इनके योग को बनाने के लिए 2 प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील
तथा छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन। बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील और छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन। यहां पर देखते हैं इसका कार्य क्या है। बॉडी का कार्य क्या है ये भी देखते चलें। बॉडी का कार्य, सबसे मुख्य कार्य, बॉडी का सबसे मुख्य कार्य होता है कि यह उस मशीन में जितने भाग हैं उन सबको कवर करना या ढकने का कार्य करती है। उन सभी को एक बॉक्स के अंदर या एक जो भी आकृति होती है उसके अंदर बंद रखने का कार्य करती है। दूसरा कार्य बॉडी का, वो भी मुख्य कार्य के अंतर्गत ही आता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मशीन में जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं या प्रवाहित होती हैं, उनको ये सही दिशा दिखाने का कार्य करती है या सही दिशा में प्रवाहित करने का कार्य करती है। दो चीजें, एक तो इसका कार्य हो गया, दूसरा यह किस पदार्थ का बना होता है ये हो गया। आगे दूसरा पार्ट, हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। दूसरे पार्ट की बात करें तो यहां पर आ जाता है स्टेटर। देखिए, स्टेटर आपको बताया गया है कि मशीन का वह भाग जो स्थिर रहता है स्टेटर कहलाता है। तो परिभाषा स्टेटर की यही होगी कि मशीन का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर कहलाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये रहता कहाँ है। स्थिर रहने वाला भाग, अभी आपने पढ़ा योक, अभी आपने योक पढ़ा जो बेलनाकार आकृति में मशीन का आकार होता है। बेलनाकार आकृति में आपको ऊपर से दिखाई पड़ती है और ऊपरी सतह जो होती है वही कहलाती है योक। उसी ऊपरी सतह से, उसी योक से जो भी पार्ट जुड़े होते हैं, योक से जो भी पार्ट जुड़े होते हैं वो स्टेटर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी तो घूमती नहीं है, बॉडी स्थिर होती है, तो जितने पार्ट उससे जुड़े हैं वो सब स्टेटर के अंतर्गत आएंगे, तो वो स्टेटर कहलाएगा। एक बात और कहें, आप बताएं आपको, इसमें यदि हम छोटी और बड़ी मशीन, अभी हमने पढ़ा छोटी और बड़ी मशीन, उसके आधार पर यहाँ निर्धारित किया जाता है कि स्टेटर जो हमारा स्थिर भाग है उस पर किस पार्ट को स्थापित किया जाएगा। पार्ट का मतलब, जैसे पढ़ तो पार्ट ही रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले भाग को स्टेटर पर रखा जाएगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले भाग को स्टेटर पर रखा जाएगा। ये इसका निर्धारण मशीन की आकृति पर ही निर्भर करेगा। छोटी मशीन में स्टेटर पर कुछ अलग चीज रहेगी और बड़ी मशीन में स्टेटर पर कुछ अलग चीज रहेगी। ठीक है। स्टेटर के बाद आता है आर्मेचर। स्टेटर के बाद आपका अगला पार्ट जो है वो है आर्मेचर। यहां पर देखिए, आर्मेचर की बात अगर करें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताते चलें। सबसे पहले तो आर्मेचर किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या ये हो जाती है कि डीसी मशीन या जनरेटर में हम यही जानते हैं कि जो रोटर है, जो घूमने वाला भाग होता है, उसी को आर्मेचर बोला जाता है। ये गलत है। आर्मेचर को हम ये कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक जिस भाग पर
स्थापित किया जाता है उसे आर्मेचर कहते हैं। एक चीज यहां से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि आर्मेचर उसी भाग को कहेंगे जिस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाले चालक को स्थापित किया जाएगा। हमने अभी बताया छोटी मशीन और बड़ी मशीन। हो सकता है कि किसी मशीन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक स्टेटर पर स्थापित किया जाए तो स्टेटर को आर्मेचर बोलेंगे। हो सकता है कि वही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक मशीन के घूमने वाले पार्ट पर स्थापित किया जाए अर्थात रोटर पर स्थापित किया जाए तो रोटर को हम आर्मेचर कहेंगे। यहां पर एक चीज ये भी स्पष्ट हो रही है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला भाग ही या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक जिस भाग पर स्थापित किया जाता है वही आर्मेचर कहलाता है। बॉडी हो गई, स्टेटर हो गया, आर्मेचर हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें रोटर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें रोटर नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि अधिकांश मशीनों में आर्मेचर जो होता है वह रोटर पर ही स्थिर होता है और आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है कि मशीन में घूमने वाला जो भी भाग है वही रोटर कहलाएगा। तो अब उसी रोटर पर यदि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला भाग रख दिया गया है या स्थापित कर दिया गया है तो वह रोटर आर्मेचर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम उसे आर्मेचर कहते हैं। आगे 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथा पॉइंट जो रहेगा हम उसको कह सकते हैं, अभी आपको बताए थे कि यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित करने वाला भाग, यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित करने वाला भाग तो कहलाता है शाफ्ट। इसको यहाँ पर देखते चलें, बाकी आगे बहुत सारे पार्ट हैं पढ़ेंगे। शाफ्ट यह एक ऐसा भाग है जो कठोर लोहे का बनाया जाता है, बहुत मजबूत पदार्थ का बनाया जाता है और इसी शाफ्ट पर हम यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित करते हैं। शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित किया जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार से हम प्राप्त कर रहे हैं? हम टरबाइन से प्राप्त कर रहे हैं, वाटर टरबाइन से या स्टीम टरबाइन से या डीजल इंजन से, या छोड़ दीजिए इन सभी चीज़ों को, हम यांत्रिक ऊर्जा को अपने हाथ से भी दे सकते हैं। हम अपने हाथ से भी उस शाफ्ट को घुमा सकते हैं, परंतु यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि उस मशीन को जितनी मात्रा में यांत्रिक ऊर्जा मिलनी चाहिए वह हमारे हाथ के द्वारा नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करते हैं। बात आती है यांत्रिक ऊर्जा की, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि वर्गीकरण, जब आप पढ़ेंगे वर्गीकरण में आपको बताया जाएगा कि प्राइम मूवर के आधार पर कितने प्रकार के प्राइम मूवर होते हैं या प्राइम मूवर जो होता है वो किन किन युक्तियों के द्वारा कार्य करता है, किन किन चीज़ों से कार्य करता है, वो जब बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। वही प्राइम मूवर इस शाफ्ट से कपलिंग के द्वारा जुड़ा होता है, एक रबर और नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ होता है, या कपलिंग करने की जो भी प्रक्रिया होगी उसके द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा शाफ्ट पर आरोपित होती है और शाफ्ट घूमना प्रारंभ करता है। अब जब शाफ्ट घूमेगा तो उसी शाफ्ट पर ये आर्मेचर स्थापित होता है, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक स्थापित होता है। वो चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमना प्रारंभ करेगा, या इस शाफ्ट पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला चालक स्थापित किया गया होगा तो वह घुमाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति उत्पन्न करेगा घूमकर। ये हो गया शाफ्ट। शाफ्ट के बाद 5वां पॉइंट
बॉडी, स्टेटर, आर्मेचर, शाफ्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्षेत्र कुंडली। देखिए, मशीन की जब मौलिक आवश्यकता आप पढ़ेंगे, मौलिक आवश्यकता में आपको बताया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो क्षेत्र कुंडली की संज्ञा दी गई है, यह उसी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली कुंडली होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र मौलिक आवश्यकता में आप पढ़ेंगे, उसी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली एक कुंडली होती है, कॉइल होती है, जो क्षेत्र कुंडली के नाम से जानी जाती है। अब बात कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर घूमने वाला भाग स्थापित किया जाता है और रोटर पर, स्टेटर पर स्थिर रहने वाला भाग। यदि इस कुंडली को हमने स्टेटर पर स्थापित किया तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो स्थिर प्रकार का होगा, और यदि इसी कुंडली को हमने रोटर पर अर्थात घूमने वाले भाग पर स्थापित कर दिया तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति होगी वो घूमने वाली हो जाएगी, प्रत्यावर्ती तो नहीं होगी, लेकिन एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखा है वह कई दिशाओं में जैसे जैसे कुंडली मूव करेगी, घूमेगी, उसी के आधार पर चुंबकीय बल रेखा घूमना प्रारंभ कर देगी। तो ये क्षेत्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है आपके जनित्र का, क्योंकि मौलिक आवश्यकता में चुंबकीय क्षेत्र का जिक्र किया गया है, मौलिक आवश्यकता में चुंबकीय फील्ड को रखा गया है, तो वह चुंबकीय फील्ड इसी कुंडली के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है। आगे यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, बाकी शेष जो चीज़ें आपकी बची हुई हैं एक बार देख लेते हैं। शेष अभी आप जनित्र के भाग ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ भाग को हमने पढ़ा है, कुछ शेष भाग अभी बचे हुए हैं। हमें अगले वीडियो में बचे हुए भाग पर ध्यान देना है, कार्यप्रणाली पढ़नी है, वर्गीकरण पढ़ना है और विद्युत वाहक बल का समीकरण तथा क्षतियों को भी पढ़ना है। तो ये बचे हुए या शेष टॉपिक जो आपके हैं, हम इसे आपको अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।